हेलो बच्चों, एसकेवी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने बच्चों से C3 और C4 प्लांट की जो टेबल है उसमें जो डिफरेंस है उसके विषय में चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बेटा आपको मालूम है इंट्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट पढ़े, फिर क्या होता है लाइट रिएक्शन, फिर क्या होता है डार्क रिएक्शन, फिर उसके अंदर हम लोगों ने कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है इस चीज को पढ़ा, और इसके अलावा हम लोगों ने C4 प्लांट्स को पढ़ा। आज हम अपने बच्चों के साथ जो C3 C4 प्लांट के जो एनसीईआरटी में टेबल 11.1 नई एनसीईआरटी के अनुसार दी गई है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे फिल इन दी कॉलम 2 एंड 3 दिस टेबल हाईलाइट द बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। बच्चों अगर हम देखते हैं, पहले देखिए करेक्टर सेल टाइप इन विच द कैल्विन साइकिल टेक प्लेस। अब हमको यहाँ पे देखना है कि C3 और C4 प्लांट में अगर हम कंपेयर करते हैं तो कैल्विन साइकिल ये किस में चलती है। तो अगर आप देखें C3 प्लांट में जो कैल्विन साइकिल चलती है मीजोफिल में, मीजोफिल, तो मैं यहाँ पे एम लिखूंगा, एम फॉर मीजोफिल। बट आप जानते हो मीजोफिल जो है टिश्यू ये लीफ का ग्राउंड टिश्यू होता है। आपको ये भी मैंने बताया है बच्चों कि जो मोनोकाट है इसमें मीजोफिल नॉट डिफ्रेंशिएट होता है और फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है, लेकिन डाइकोट में मीजोफिल ये जो है स्पॉन्जी और जो पैलिसेट में डिफ्रेंशिएट होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। तो C3 में मीजोफिल हो जाएगा और C4 प्लांट में बंडल शीथ। ठीक बेटा, बंडल शीथ जो मैंने आपसे बताया C4 प्लांट में जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उनके चारों तरफ जो है मल्टी लेयर्ड जो रेत या रिंग की तरह सेल्स का अरेंजमेंट होता है जिनको हम बंडल शीथ कहते हैं। इनमें सेल वॉल थिक होती बेटा और ये गैसेस के लिए इम्परवियस होते हैं। ये कैरेक्टर इसका आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स इन। अगर हम बेटा C3 प्लांट की बात करते हैं तो उसमें इनिशियल कार्बोक्सिलेशन जो होता है बेटा वो मीजोफिल में होता है, और C4 प्लांट में अगर मैं बात करता हूं तो इनमें जो है जो इनिशियल कार्बोक्सिलेशन जो हो गया वो जो होता है वो कंपेयर करते हैं। आपको मैंने बताया है कि C3 C4 में जो है फोटोसिंथेटिक टिश्यू तो मीजोफिल हो गया, लेकिन इनके अलावा जो C4 प्लांट में मीजोफिल के अलावा और भी सेल्स होती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसको हम बंडल शीथ सेल कहते हैं। तो अगर हम दोनों की बात करते हैं तो ये जो हो जाएगा मीजोफिल हो जाएगा। ठीक, हाउ मैनी सेल टाइप्स डज लीफ हैव द फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बेटा C3 प्लांट की बात करते हैं तो उसमें मीजोफिल होता है। ठीक, तो यहाँ पे मीजोफिल हो जाएगा। और अगर मैं C4 प्लांट की बात करता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है इसमें बंडल शीथ और मीजोफिल दोनों में होता है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा बेटा ये 1 हो जाएगा, मीजोफिल मतलब 1, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब मीजोफिल और बंडल शीथ। आपको मैंने बताया था बेटा कि जो पहला फिक्सेशन जो C4 प्लांट में होता है वो 4 कार्बन के मॉलिक्यूल के रूप में होता है जिसको हम ऑक्सिलोएसिटिक एसिड कहते हैं। जब ये ट्रांसपोर्ट होता है बेटा तो आपको मैलिक और एस्पार्टिक बताया, और फिर ये जाके बंडल शीथ में फिर कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सिलोएसिटिक उससे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती जिसे हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बेटा बात करते हैं तो C3 में एक टाइप की और C4 में 2 टाइप का होगा। आगे आएंगे बेटा विच इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। देखिएगा अगर हम C3 प्लांट की बात करते हैं तो इसमें जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो 5 कार्बन का कीटोस सुगर होता है। ये जरूर याद रखिएगा 5 कार्बन कीटोस सुगर है
और वो रिबुलोज बिसफॉस्फेट होता है। मतलब ये हो जाएगा RuBP यहाँ पे। और अगर हम बेटा C4 प्लांट में कहते हैं तो वहां पे पेप होगा, पेप, ये C4 में होगा PEP। प्राइमरी माने पहला CO2 एक्सेप्टर की बात की गई है। जब पहले CO2 एक्सेप्टर की बात बेटा की जाएगी तो वहां पे बेटा पेप होगा। लेकिन बेटा एक बात और याद रखिएगा, अगर प्राइमरी ना होता यहाँ पे तो CO2 एक्सेप्टर यहाँ पे सेल के बेस पे बताना पड़ता। अगर मीजोफिल होगा तो वहां पे CO2 एक्सेप्टर पेप होता। बंडल शीथ है तो RuBP है। इस क्वेश्चन के अनुसार बेटा यहाँ पे PEP। बहुत ध्यान दो बेटा, ये कीटोस शुगर है और ये बेटा एसिड है। ये 5 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का। बेटा देखिए अगला क्वेश्चन भी आ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो इसमें बेटा बात की जाए 5 कार्बन हो जाएगा, 5 कार्बन, ठीक। और इसमें हो जाएगा 3 कार्बन। बहुत ध्यान दो बेटा, देखिए दोनों में एक और अंतर ध्यान देना, जो C3 प्लांट है इनमें CO2 एक्सेप्टर जो है RuBP है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का है जिसे हम जो कहते हैं PGA, ठीक। लेकिन अगर मैं C4 प्लांट की बात करता हूं, इनमें जो पहला CO2 एक्सेप्टर है वो 3 कार्बन का है और जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का बनता है जिसे हम ऑक्सिलोएस्टिक एसिड कहते हैं। ये जब बेटा जो अगर ट्रांसपोर्ट करेगा तो वो और एसिड के नाम है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। लेकिन जब डिकार्बोक्सिलेशन करेगा तो फिर इससे CO2 निकलेगी और फिर बेटा वो ऑक्सिलोएस्टिक एसिड के रूप में चेंज होगा, तभी डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है। एक जनरल की बात बेटा, जनरल बात ये है। आगे आएंगे, विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। हाँ बेटा देखिए आगे क्वेश्चन, अगर हम C3 प्लांट की बात करते हैं बेटा तो उसमें पहला जो CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का होता है जिसे हम PGA कहते हैं। PGA का मतलब हुआ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और अगर C4 प्लांट की बात करते हैं तो वहां हो जाएगा ऑक्सिलोएस्टिक एसिड। बेटा ये 3 कार्बन का होता है, अभी मैंने आपसे चर्चा की, ये 4 कार्बन का होता है। और RuBP जो ये एक्सेप्टर होते हैं, PEP जो है ये एक्सेप्टर है बेटा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, प्राइमरी जो फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो PGA है, उसमें 3 कार्बन का होता है। और इसमें जो है ऑक्सिलोएस्टिक एसिड है ये 4 कार्बन के होते हैं। बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे NCERT ने 3 एसिड के नाम लिए हैं। पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सिलोएस्टिक एसिड है, लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा तो ये 3 जो ये 4 कार्बन का होगा, उसका नाम मैलिक एसिड भी हो सकता है, एस्पार्टिक एसिड भी हो सकता है। लेकिन फिर जब डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो फिर ये ट्रांसफॉर्म होगा ऑक्सिलोएस्टिक एसिड में और वहां से CO2 जब निकल जाएगी और वो फिर 3 कार्बन में चाहे जिसे हम पायरुविक एसिड कहते हैं। इन बातों को बड़े ध्यान से बेटा समझिएगा, ठीक है बेटा। डज द प्लांट हैव रूबिस्को। बेटा अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जो प्लांट में जो C3 प्लांट में रूबिस्को होता है, बेटा यहाँ पे मैं बात करूंगा यस। अगर C3 प्लांट में रूबिस्को की बात की जाती है तो ये मीजोफिल में पाया जाता है, लेकिन C4 प्लांट में भी रूबिस्को पाया जाता है, लेकिन ये बेटा बंडल शीथ पे पाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यस यस, दोनों में बेटा यस यस आएगा। आगे आएंगे, डज द प्लांट हैव पेपकेज। जो बेटा कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को कैटलाइज करता है उसे पेपकेज कहते हैं। तो पेपकेज जो है C3 प्लांट में नो होगा और C4 प्लांट में यस होगा। इंपॉर्टेंट चीज है। अगला पॉइंट आता है, विच सेल इन प्लांट हैव रूबिस्को। बेटा देखिए अभी हमने चर्चा किया था
अगर C3 प्लांट है तो रुबिस्को बेटा मीजोफिल में होगा, और अगर बेटा हम C4 प्लांट की बात करते हैं तो इसमें रुबिस्को बंडल शीथ में होगा। ये पॉइंट अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक, अगर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्शन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, ये मिट जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे बेटा देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्शन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन जो होगा, ठीक, बेटा ये हट जाता है, लेकिन यहाँ से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नीचे का हम बेटा यहाँ से फिर बता दे रहे हैं बेटा यहाँ पे। हाँ बेटा देखिएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन जो होगा, अगर मैं यहाँ पे C3 प्लांट की बेटा बात करता हूं तो उसमें बेटा जो होगा लो होगा, और C4 प्लांट में हाई होगा। उसका रीजन बेटा है कि C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है और C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं चलती है। ध्यान बेटा नोट कर लेगा, ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन। आगे बेटा हम लोग देखते हैं वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी। अगर लो लाइट इंटेंसिटी की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे देखिएगा हम, ठीक, तो चूंकि ये हाई लाइट इंटेंसिटी होता है तो यहाँ पे मेरे अनुसार बेटा जो होगा नेग्लिजिबल हो जाएगा, यहाँ पे बेटा नो मेरे अनुसार रहेगा। चूंकि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है तो उस जगह नेग्लिजिबल या नो माना जाएगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ C3 प्लांट में बेटा जो होगा हाई हो जाएगा, लेकिन C4 प्लांट में नेग्लिजिबल या नो रहेगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कंसंट्रेशन। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे लो CO2 कंसंट्रेशन है तो यहाँ पे बेटा C3 में हाई हो जाएगा और C4 प्लांट में नो या नेग्लिजिबल हो जाएगा। आपको मैंने बताया कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कंसंट्रेशन, अगर हाई CO2 कंसंट्रेशन है तो यहाँ पे बेटा अगर हम देखेंगे तो दोनों में ही बेटा नेग्लिजिबल हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा बेटा। ऑप्टिमम टेम्परेचर की अगर बात की जाती है बेटा तो जो C3 प्लांट का ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये याद रखेंगे बेटा। और C4 प्लांट के लिए जो है ये 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बेटा। C4 प्लांट के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 30 से 40 के लगभग, और C3 के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बेटा ये हम लोगों ने बेटा कंपेयर किया। अब एग्जाम्पल की बात आती है, तो एग्जाम्पल के लिए बात बेटा कहेंगे कि C3 प्लांट जो होते हैं यहाँ पे मेरी तरफ से बेटा नोट के, वेरी कॉमन इन डाइकॉट, वेरी कॉमन इन डाइकॉट एंड
सम मोनोकॉट। मतलब जो C3 प्लांट है ये बहुत कॉमन रूप से जो है बेटा ये डाइकॉट होंगे और कुछ बेटा मोनोकॉट होंगे। ठीक, यहाँ पे अगर मैं C4 की बात करता हूं तो मेरे अनुसार बेटा सम मोनोकॉट, मोनोकॉट, और मोनोकॉट में आपको मालूम ही है बेटा जिसमें आएगा शुगर केन आएगा, मेज आएगा, सोरगम आएगा, या और रेयर डाइकॉट, रेयर डाइकॉट। मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा अगर राइटिंग यहां ना समझ आई। वेरी कॉमन इन डाइकॉट, सम इन मोनोकॉट। अगर मैं C4 प्लांट करता हूं तो सम मोनोकॉट जैसे सोरगम है, मेज है, ठीक है, और शुगर केन है। रेयर डाइकॉट ये बेटा इसके एग्जाम्पल होते हैं जो कि मैंने आपसे भी चर्चा किया बेटा। बेटा ये हम लोगों ने बेटा कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम इसके फैक्टर की बेटा चर्चा करेंगे, लेकिन हम बेटा उसका कुछ इनिशियल चीजें अपने बच्चों से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। देखिएगा बेटा, हमें फोटोसिंथेसिस के लिए कि कैसे फोटोसिंथेसिस किन कारकों पे निर्धारित होती है उनके विषय में जानकारी होनी चाहिए। जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो ऑक्सीजन से देखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमाइन द यील्ड ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट, ये जरूर याद रखना है। हमें फोटोसिंथेसिस रेट से ये पता लगता है कि जो जनरली प्लांट में क्या यील्डिंग है, यील्डिंग को डिटेक्ट करने के लिए ऑक्सीजन इवॉल्व देखते हैं, ठीक है, जो कि एक बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, और इसके साथ बेटा हम अपने जो खाद्यान्न है उन वो भी जो उसकी पैदावार है वो फोटोसिंथेसिस रेट पे निर्धारित करती है। फोटोसिंथेसिस इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कई फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बेटा दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक बेटा, एक होता है बेटा इंटरनल, जिसे प्लांट फैक्टर कहते हैं, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इंटरनल फैक्टर इज प्लांट फैक्टर, एंड एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो बेटा आपको मालूम है लाइट होता है, CO2 होता है, टेम्परेचर होता है, वाटर होता है, ये आते हैं। इनके विषय हम लोग डिटेल में बेटा चर्चा करेंगे। द प्लांट फैक्टर इंक्लूड, बेटा देखिएगा ये लाइन बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। प्लांट फैक्टर के अंतर्गत कितनी लीफ की संख्या है, पहली बात, उनका साइज क्या है, दूसरी बात, उनकी लीफ की एज क्या है, यंग लीफ है, ओल्ड लीफ है, वो होगा, और ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। बहुत ध्यान दीजिएगा, नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन, ये लीफ के करेक्टर हो गए। मतलब लीफ की संख्या, लीफ का साइज, लीफ की कितनी एज है, लीफ का कैसे अरेंजमेंट है, ये चीज होती है इस पे। इसके अलावा मीजोफिल्स, मतलब जो मीजोफिल्स जो होता है ये फोटोसिंथेसिस करने, लीफ में फोटोसिंथेसिस करने वाला ग्राउंड टिश्यू होता है। मीजोफिल के अंदर बेटा क्लोरोप्लास्ट, हम लोग इसकी विषय में चर्चा कर चुके हैं बेटा, ठीक है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, एक ऐसा फैक्टर है बच्चों जो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी होता है, वो है CO2 कंसंट्रेशन। ये अलग से बेटा याद रखिएगा। ऐसा फोटोसिंथेसिस का ऐसा कौन सा फैक्टर है जो एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है, वो है CO2 कंसंट्रेशन बेटा। CO2 कंसंट्रेशन, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक, बहुत है। ये जितनी चीजें बात की गई बेटा, इसमें CO2 को छोड़ के
सारी चीज जो है वो जीन्स के आधार पे है, क्योंकि उसी के आधार पे पत्तियों की बनावट है, उसी के आधार पे पत्तियों की क्या साइज है, उसी के आधार पे पत्तियों का क्या विन्यास है, ओरिएंटेशन है, उसी के आधार पे उसमें कैसा मेसोफिल्ट ग्राउंड टिश्यू होगा, उसमें कितना क्लोरोफिल होगा, ये सब चीजों का निर्धारण जो है बड़ा जीन्स के द्वारा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, प्लांट और इंटरनल फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंडेंट होते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जीन्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और इसके अलावा बेटा ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ पे डिपेंडेंट होते हैं। तो आप समझ गए इंटरनल फैक्टर जो है मुख्य रूप से जीन और प्लांट की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। अच्छे से बेटा याद रखिए, जीन और प्लांट की ग्रोथ, ये ध्यान रखना मेरे बच्चों। इसके अलावा बेटा जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं बच्चों, उसके अंतर्गत जो आपको मैंने आपसे बताया, सबसे पहले बेटा लाइट, मतलब कितनी सनलाइट मिल रही है प्लांट को, एक चीज। फिर उसके लिए टेम्परेचर कितना है, दूसरी चीज बेटा। तीसरा बेटा CO2 कंसंट्रेशन। अब आप देख सकते हैं बेटा CO2 कंसंट्रेशन जो है एक्सटर्नल फैक्टर भी है, CO2 कंसंट्रेशन जो है इंटरनल फैक्टर भी है। ये चीज आपको याद रखनी, अच्छा क्वेश्चन बेटा ये बन सकता है। और वाटर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बेटा एक्सटर्नल फैक्टर के अंतर्गत चार चीजें बेटा आई हैं। एक बेटा आया लाइट, कितनी लाइट मिल रही है, दूसरा है बेटा CO2 कंसंट्रेशन, तीसरा बेटा वाटर आया, और चौथा बेटा टेम्परेचर आया। ये चीजें हमने आपसे डिस्कस की हैं। अब यहाँ पे बेटा एक और चीज बहुत देखना है बेटा, प्लांट की फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है वो इन सभी फैक्टर्स पे एक साथ इफेक्ट करती हैं रेट को, लेकिन इसका डिटर्मिनेशन जो है वो फैक्टर करता है जो सबसे कम होता है। मतलब ये मानिए कि घर में किसी की बात अगर मानी जाएगी, जो सबसे छोटा है उसके आधार पे बात मानी जाएगी। तो इसी बेस पे यहाँ पे नेचर ने फोटोसिंथेसिस का रेट जो है निर्धारित करने के लिए ये बताया है कि सारे फैक्टर्स का एक साइमल्टेनियस इफेक्ट पड़ता है, सामूहिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन रेट को निर्धारित जो करता है वो जो सबसे कम या जो फैक्टर है वो रेट को निर्धारित करता है। देखिएगा, हेंस थ्रू सेवरल फैक्टर्स इंटरेक्ट एंड साइमल्टेनियसली अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस और CO2 फिक्सेशन। बेटा फोटोसिंथेसिस को बेटा हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी कहते हैं। यूजुअली बहुत देखिएगा, one factor major cause is one the limit of the rate. Any point rate will be determined by the factor available at the suboptimal level. ऑप्टिमम से जो थोड़ा कम होगा, बाकी सब ऑप्टिमम होंगे, जो सबसे कम होगा या सब ऑप्टिमल होगा वो फोटोसिंथेसिस के रेट को निर्धारित करेगा। ठीक बेटा, अब अगर हम बेटा यहाँ बात करते हैं कि देखिए एक साइंटिस्ट थे बेटा ब्लैकमैन। जो ब्लैकमैन थे इनका पूरा नाम जो था FF ब्लैकमैन था। इन्होंने एक नियम दिया था, व्हेन सेवरल फैक्टर अफेक्ट बायोकेमिकल प्रोसेस। जो बायोकेमिकल प्रोसेस है यहाँ बेटा याद रखेंगे ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। ब्लैकमैन नाम याद रखना, ईयर याद रखना 1905, इंपॉर्टेंट है बेटा। इन्होंने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक, जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर था इनके अनुसार यही था जो मैंने आपसे बात किया, जब कई फैक्टर काम करते हैं तो रेट को निर्धारित करने वाला सबसे कम जो होगा वो फैक्टर निर्धारित करेगा। दिस स्टेट द फॉलोइंग, a chemical process affected by more than one factor, then its rate will determined by the factor which is nearest to minimum. जो सबसे मिनिमम के नजदीक होगा वो बेटा मिनिमम वैल्यू वो इसको रेट को निर्धारित करेगा। इन्होंने बेटा यहाँ देखिए फैक्टर जो है ये इनकी क्वांटिटी के अनुसार बेटा जो है लिमिटिंग फैक्टर जो है ये चेंज होते रहते हैं। इन्होंने बेटा जो बात किया एक एग्जाम्पल लिया है बेटा, उसको भी हम लोग बेटा देखते हैं।
देखिए देखिए बेटा, इन्होंने लिया है प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन लीफ, ठीक, ऑप्टिमम लाइट है, CO2 कंडीशन है ऑप्टिमम, ठीक, देखिएगा, द प्लांट में नॉट फोटोसाइज इफ टेम्परेचर इज वेरी लो। अब देखिए, जो सबसे कम है उसी के आधार पे रेट ऑफ फोटो डिपेंड करेगी। अब आप यहाँ देख रहे हो बेटा, ऑप्टिमम लाइट है, CO2 कंडीशन भी ऑप्टिमम है, लेकिन जो सबसे कम कौन है बेटा, टेम्परेचर, ठीक है बेटा। देखिए, दिस लीफ गिवन टू ऑप्टिमम टेम्परेचर स्टार्ट फोटोसिंथेसिस, तो इस जगह पे अगर देखा जाए तो टेम्परेचर जो हो गया वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। इस जगह जो है टेम्परेचर जो है ये लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा, लिमिटिंग फैक्टर। आज बेटा हम लोगों ने ये सारे फैक्टर्स को स्टडी किया है। अब बेटा हम लोग आगे जो है फैक्टर्स के विषय में डिस्कस करेंगे बेटा।